आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये मानता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा लीगल और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट है, जो कि किसी भी देश को चलाने में या किसी भी कंट्री को कंट्री बनाने में या किसी भी नेशन को नेशन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि संविधान असल में है क्या। समझना शुरू करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन से। यदि मैं बात करता हूँ संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं इसे एक तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन दे सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि किसी भी जगह का या किसी भी देश का ऐसा लॉ या ऐसा नियम जो कि सर्वोच्च है। सारे के सारे नियम बाकी के उसके अंडर में आते हैं, बाकी के जो लॉज हैं वो उसके अंडर में आते हैं। सारे के सारे लॉ में सबसे बड़ा लॉ, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बताऊं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरीके से नियमों का भंडार है। इसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यदि मैं बात करूं कि यदि कोई इसे तोड़ता है तो हमने उस चीज़ के लिए क्या बना दिया, आईपीसी बना दी, इंडियन पीनल कोड बना दिया, भारतीय दंड संहिता बना दी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई तोड़ेगा और हमको उसे सज़ा देनी है तो हम क्या करेंगे, उसको आईपीसी के थ्रू या भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड के थ्रू हम उसे सज़ा देंगे। तो ये बोलना बिल्कुल ठीक रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे के सारे लॉ में सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यदि मैं और इसके बारे में गहराई से बात करूं तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा रिकॉर्ड या आप इसको बोल सकते हो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको एक तरीके से लीगल सैंक्टिटी प्राप्त है, सैंक्टिटी का मतलब आप जानना चाहेंगे। लीगल सैंक्टिटी का मतलब होता है कि ये एक तरीके से इसको पवित्रता प्राप्त है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सारे के सारे लोग कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी झिझक के। हर एक जगह पर इसको कंसिडर किया जा सकता है ऑल ओवर द नेशन। मतलब कि यदि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी हम उसके बेसिस पे बात कर सकते हैं। वो एक तरीके से हमारे मौलिक नियमों का समूह है। इसी बात से मुझे एक लाइन और याद आ गई इसी में कि इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि ये एक तरीके से फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, और जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, ये सब भी किसके अंदर दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच हैव लीगल सैंक्टिटी एंड it have the fundamental rights and fundamental duties of a country। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल लॉ के बारे में यदि मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो फंडामेंटल लॉज का मतलब होता है मौलिक नियम। फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है मौलिक नियम। अब यदि इसको मुझे डिस्क्राइब करना है तो बहुत बेसिक सा यदि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मौलिक नियमों की मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनके बेसिस पर बाकी चीज़ें बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा आर्टिकल नंबर 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। मतलब कि हमको लाइवलीहुड की ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से फ्रीडम देता है। यदि मैं बात करूंगा आर्टिकल नंबर 21 की, तो इसी के अंदर हमें क्या मिल गया कि यार जीवन जीने के लिए प्राइवेसी का भी होना जरूरी है। तो राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। अब निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी हमने जोड़ा तो है, पर इसका मौलिक नियम क्या है, आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 21। ये इसीलिए हमने क्या बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से सेट है किसका, हमारे मौलिक नियमों का या हमारे फंडामेंटल लॉज का। आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा काम देखते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी भी सिस्टम को यदि हमें चलाना है तो बेहद ज़रूरी होता है। जैसे यदि फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 चीज़ें हैं, विधायिका,
जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर। दूसरा है हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स जिसको हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और इन दोनों पर न्याय देने के लिए क्या है हमारे पास, जुडिशियरी। हमारे पास क्या है, जुडिशियरी, या जिसको हम न्यायपालिका बोलेंगे। इन तीनों ही चीज़ को बनाने के लिए जो उत्तरदायी है, या ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में यदि काम कर रही हैं तो वो किसके कारण कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कर रही है। यदि मैं इसको और अच्छे शब्दों में बताऊं तो हमारे लेजिस्लेचर या विधायिका, हमारी कार्यपालिका और हमारा न्यायपालिका, इन तीनों को ही यदि कोई पावर दे रहा है, इनको कार्य करने की शक्ति दे रहा है, तो ये कौन इनको अपनी पावर्स या अपनी शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि अब इन तीनों को पावर्स तो दे दिया, आपने सुना होगा जब बड़ी पावर मिलती है तो उसके साथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये भी कौन समझाएगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशन समझाएगा। यदि मान लीजिए कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो कुछ गलत करता है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उसको रोकेगा कि नहीं, आप ये जो हैं ये गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल या हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त या इसकी परमिशन नहीं देता है। और तीसरा इसका काम क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इसका ये होता है कि ये इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है कि यदि विधायिका जो है उसने कुछ गलत नियम बना दिया तो न्यायपालिका उसको रोक सकता है। यदि एग्जीक्यूशन जो है वो गलत काम कर रहा है तो उसको हमारा न्यायपालिका बिल्कुल रोक सकता है। और यदि न्यायपालिका या हमारा जुडिशरी या हमारी कोर्ट कोई गलती कर दे तो ये दोनों जो हैं ये इसको बिल्कुल रोक सकते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को एक जगह ना, एक हाथ में ना देते हुए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया है कि विधायिका अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव्स अपना काम करे और जुडिशरी जो है वो अपना काम करे। तो इसने पावर दे दिया, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और अब इसके साथ साथ इनमें काम करने के लिए कनेक्शन को बनाए रखता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यदि मान लीजिए कि विधायिका अपनी मन मर्जी करने लगी तो अब हम उससे ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेजिस्लेचर जो है वो गलत कर रहा है, इसीलिए गलत कर रहा है। तो वो पूछेगा, लेजिस्लेचर के जितने लोग हैं सारे लोग आपसे पूछेंगे कि बताइए हम कैसे गलत हैं, आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल लॉज लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे मौलिक नियम लिखे हुए हैं कि हम विधायिका से बोल सकते हैं कि नहीं, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो यदि मैं इसको बहुत अच्छे शब्दों में बोलूं तो ये क्या कर देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरीके का स्रोत है या सोर्स है किसका, पावर का। और यही आपकी पावर को रोकता भी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेस पावर को रोकता है। पावर का क्या करा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कर दिया है, इसने डिवीज़न कर दिया है कि भैया आप यदि मान लीजिए कि कल को पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए, तो आप यदि आईएएस बने हैं, आप कलेक्टर साहब बन गए हैं, तो आप चपरासी का काम नहीं करेंगे। या आप कलेक्टर बन गए हैं तो आपका चपरासी जो है वो कलेक्टर का काम नहीं कर सकता। और ऐसे ही आप कलेक्टर हैं तो आप कमिश्नर का काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पावर का डिवीज़न कर दिया गया है, आपकी पावर को लिमिट कर दिया गया है, आपकी पावर को लिमिट कर दिया गया है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देगा पर बहुत ज़्यादा पावर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 19A जो है वो आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है पर ज़्यादा बोलने की स्वतंत्रता नहीं देता है। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अगले वाले भाग पर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अभी तक हमने दो चीज़ें देखी। क्या क्या देखा हमने कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि लोगों के लिए, जिसको यहाँ पर लीगल सेंटिटी प्राप्त है। दूसरा है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और ये तीनों चीज़ों का निर्माण करता है हमारे लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूशन का और जुडिशरी सिस्टम या न्यायपालिका का। अब इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हमने समझे क्या, कि ये पावर्स देता है
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटता है और आपस में क्या बनाए रखता है, इन तीनों के कनेक्शंस बनाए रखता है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यदि बात करें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी देश के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा डीप में बात करेंगे। पर अभी हम इसको यदि मैं बताऊं बहुत बेसिक सी इसके यदि इसकी लैंग्वेज में मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये क्या रहेगा कि सबसे पहली बात कि हम सभी की सभी लोग रहते हैं किसमें, सोसाइटी में। हम सारे के सारे लोग किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं, हम सारे लोग सामाजिक लोग हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो क्या होता है कि हर सोसाइटी का, मेरा यहाँ पर सोसाइटी का मतलब किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से नहीं है, मैं यहाँ पर सोसाइटी का मतलब इंडियन मान के चल रहा हूँ कि ऑल द इंडियंस जो हैं, जितने भी इंडियंस हैं, इनका सबका एक कॉमन क्या होगा, विज़न होगा कि हमारा देश जो है वो ऐसा होना चाहिए। जैसे हम सभी भी घर पे बैठ के बात करते हैं, अरे यार देश में ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, या ये गलत हो रहा है, या ये सही हो रहा है। तो हम सभी का क्या है, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का या हम सभी का एक क्या है, कॉमन विज़न है कि हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो कि यहाँ पर समृद्धता हो, सारे के सारे लोगों के पास जॉब्स हो, लोग ये प्राप्त कर लें, अच्छे अच्छे बिजनेस करें या अच्छी लाइफ स्टाइल को जिएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के कॉमन विज़न को फुलफ़िल करने का दम रखता है, फुलफ़िल करने का दम रखता है। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे, वो ऐसे कि यदि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते, आपने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, और मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब ही ना निकाले या यूपीएससी एग्ज़ाम या एमपीपीएससी एग्ज़ाम ही ना कंडक्ट कराए, तो फिर आपका इतना ज़्यादा पढ़ने का क्या मतलब है। इसी बीच में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है या स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको जॉब्स प्रोवाइड करे। हमारे आर्टिकल नंबर 16 में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि सारे के सारे लोगों को क्या मिलेगी, जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नौकरी पेशा में बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा। इसी कारण से हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी देश का ट्रेडिशन शो करने में या ट्रेडिशन बताने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई चीज़ लीगल है या कोई चीज़ इल्लीगल है किसी भी सिस्टम के अंदर, वहाँ की जो संस्कृति है वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि जैसे हम यदि बताएं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर हमारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें हो सकता है कि लीगल हों और कुछ चीज़ें हो सकता है कि इल्लीगल हों। तो ये लीगल इल्लीगल वाला कॉन्सेप्ट हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखता है ये वहाँ की असल में कल्चर से, वहाँ के ट्रेडिशन से, वहाँ की संस्कृति से लिया जाता है कि वहाँ की संस्कृति या वहाँ के लोग किस चीज़ को सही मान रहे थे। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक मौलिक नियम का रूप दे दिया गया कि ठीक है, हम जो है इसको आपके मौलिक नियम में सम्मिलित कर देते हैं कि ऐसा करना वहाँ पर लीगल है। अब मान लीजिए कि कोई, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो पश्चिमी देश जो हैं, हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वहाँ पर लीगल है, पर हमारे यहाँ पर उसको इल्लीगल माना गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में शुरू से वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके साथ साथ हम और आगे बढ़ेंगे तो अब ये ट्रेडिशन को भी बताता है और हमारी कलेक्टिवली हेल्ड वैल्यूज़ को बताता है। ये कलेक्टिवली हेल्ड वैल्यूज़ को बताता है कि भैया हमारे जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये तीन चीज़ों को दर्शाता है। सबसे पहला, हमारा कॉमन गोल या कॉमन विज़न क्या है हमारी सोसाइटी का। दूसरा, कि हमारी संस्कृति किस टाइप की है। और तीसरा, कि हमारी कलेक्टिव वैल्यूज़ क्या है। ये भी दर्शाता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब यदि मैं इन तीनों की तीनों चीज़ों को देखूं ऑल ओवर मिला के, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर लोगों का फेथ या विश्वास और लोगों के एस्पिरेशंस मतलब उनकी इच्छाएं या अभिलाषाएं, या इसको सही शब्द में बोलूँ तो लोगों की उम्मीद टिकी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम कानून से लड़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लड़ेंगे, हमारी लड़ाई हम उससे न्याय लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से न्याय लेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का हमारा एस्पिरेशन है, हमारी इच्छा है, अभिलाषा है, एक उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमें क्या है, इसके ऊपर एक विश्वास है, एक फेथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैव फेथ एंड
एस्पिरेशन, पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन, जिस पर लोगों का क्या है, फेथ है, विश्वास है, और लोगों के एस्पिरेशंस जुड़े हुए हैं, लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, और इसी कारण से इसको एक लीगल सेंटिटी या एक लीगल होलीशिप मैं ये बोल सकता हूँ कि एक जैसे हमारी जो होली बुक्स होती हैं उस टाइप से ये एक पवित्र या एक होली बुक, इसलिए इसको बोल दिया गया है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशन देखी, हमको इससे ये चीज़ पता चली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यदि देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आप बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है ये? भाई ये तो एक बुक है, तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं? तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे इसके बारे में, हम थोड़ा सा जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यदि मैं बात करूँ तो किसी भी चीज़ को यदि मैं लिविंग बोल रहा हूँ तो वो दो कंडीशन पे बोल सकता हूँ कि वो क्या कर रही हो, उसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, और वो अपने आप को क्या कर रही हो, डेवलप कर रही हो। तो हम उन सारी की सारी चीज़ों को क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, लिविंग है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, जब पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब के कॉन्स्टिट्यूशन में और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी अंतर है। उस अंतर का सबसे मेन रीज़न ये है कि कोर्ट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो इसको बार बार इंटरप्रेट करते रहता है, इसको बार बार इंटरप्रेट करता है, बार बार समझाता है इसको समय की मांग के हिसाब से। जैसे शुरुआती दौर में जब आर्टिकल 21 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी नहीं था, पर जैसे जैसे हम और ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप होती गई, हमें समझ में आया कि हाँ प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है, तो हमने धीरे धीरे क्या करा, कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके बोला कि नहीं, हम राइट टू प्राइवेसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, फंडामेंटल लॉ ही है कि लोगों की प्राइवेसी में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मान सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रोथ कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक इंस्टीट्यूट के द्वारा या इसके कई सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको हम कोर्ट बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो हम हमेशा से बहुत छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते थे, वो आपके माइंड में क्लियर हुई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हम उसको बोल देते हैं कि ये बस एक नियमों की किताब है। ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है जिसको आज हम शुरू कर चुके हैं। आगे के वीडियोस में, अब हम अगले वीडियोस में जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरतें जो हैं वो क्या क्या हैं। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पर सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर किए हैं, इसमें कई सारे पहलू हैं इसके, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। थैंक यू।